सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो, जिसमें आज का टॉपिक है हमारे पास एरेज इन जावा। ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो। इसमें बोर्ड पक्का इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है और आज के इसी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे अपना एरे के कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको समझते हैं कि एरेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये समझो कि एरे होता क्या है। तो एरे बेटा समझो कि इट इज अ पार्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इट इज अ पार्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब ये डाटा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एरे क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो एरे एक डाटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है वे ऑफ स्टोरिंग डाटा। वे ऑफ स्टोरिंग डाटा, डाटा को किस तरीके से हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस तरीके से अरेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? डाटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया द वे ऑफ स्टोरिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर एंड एरे इसी का ही पार्ट है। तो एरे का मतलब क्या हो गया? एरे का मतलब हो गया एक ऐसा मैनर जिसमें हम डाटा को अपना स्टोर कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? एरे। ठीक है, और इसकी अगर एक अच्छी से लैंग्वेज समझे तो एरे क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ कलेक्शन। चाहे आप सेट बोल लो चाहे आप कलेक्शन बोल लो, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और यही आपकी कीवर्ड है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स stored in a continuous manner। stored in a continuous manner, ये भी एक हमारे पास कीवर्ड की बात है ना। तो एरेस क्या हुआ? एरे एक डाटा टाइप का, एक डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ डाटा स्टोर किए जाते हैं और जितने भी डाटा स्टोर किए जाते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस मैनर में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात करी है डाटा स्ट्रक्चर की, तो 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर पहले क्या होता है, आपको एरे को समझना आसान हो जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर मतलब अभी हमने क्या समझा? द वे ऑफ स्टोरिंग डाटा। अब ये जो डाटा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये 2 तरीके का होता है। एक सबसे पहले होता है बेटा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और एक होता है हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसमें डाटा सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर्ड हो। वही सेम बात जो मैंने अभी पहले लिखी थी, मतलब कॉन्टिन्यूअस मैनर में हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और जब हमारे पास नॉन सीक्वेंशियल, नॉन कॉन्टिन्यूअस डाटा स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। अगर आपको इसके एग्जांपल समझने हैं तो मैं वही बताता हूं। जैसे कि लीनियर में हमारे पास एरे आ गया, देन 2 और बता देता हूं मैं। एक होता है क्यू एंड दूसरा होता है स्टैक। ये भी हमारे पास आगे क्लास 11th एंड क्लास 12th का टॉपिक है, ये क्लास 11 एंड क्लास 12, बट हमको 10th में ये सीखना है और आज हम लोग इसी की बात करेंगे। और ऐसे ही अगर नॉन लीनियर में बात करें तो हमारे पास टाइप क्या होगा? जैसे कि एक हो गया बेटा बाइनरी ट्री हमारे पास, एंड दूसरा हो गया हमारे पास लिंक्ड लिस्ट। ठीक है ना, तो ये इसके टाइप है, जिसमें से अब सीक्वेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस का मैनर क्या होता है कि जब भी हम लोग डाटा को स्टोर करें और डाटा स्टोर इस तरीके से हो रहा है कि जस्ट एक के बाद एक डाटा आना चाहिए। जैसे कि पहला डाटा आपने यहां पर स्टोर कर दिया, देन इसके दूसरे ही रेफरेंस ऑफ एड्रेस में दूसरा डाटा भी स्टोर हो रहा है, देन इसके कुछ स्पेस छोड़ के तीसरा डाटा स्टोर हो रहा है, देन इसके कुछ स्पेस छोड़ के इसके रेफरेंस में फोर्थ डाटा एंड सो ऑन डाटा स्टोर हो रहा है। बट अब ये चीज देखोगे, लीनियर का मतलब क्या है कि जस्ट एक के बाद एक स्टोर हो रहा है, और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक डाटा आपका यहां स्टोर है, दूसरा कहीं यहां पर स्टोर है, तीसरा कहीं यहां पे स्टोर है, और इसके बीच में आप लिंक कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया नॉन लीनियर। इसमें देखो आप सीक्वेंस नहीं आ रहा है बट इसमें एक सीक्वेंस आ रहा है ना। तो डाटा स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? एरे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बात करते हैं कि एरेस। तो एरे में अभी हमने समझा कि एरे क्या होता है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। कौन सा वाला डाटा स्ट्रक्चर? कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में करना कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन उसके बाद एरेस क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप
stored in continuous manner, stored in continuous manner। ठीक है, आप ये लाइन अगर बोर्ड पे लिख के रहोगे तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप हमने अभी समझ लिया कि सिमिलर डाटा टाइप क्या होता है कि अगर आपके पास जो भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो, जो भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो वो सेम डाटा टाइप का होना चाहिए, सबसे फर्स्ट बात। अब चाहे वो आपका इंटीजर डाटा हो, चाहे वो आपका कैरेक्टर डाटा हो, चाहे वो आपका स्ट्रिंग डाटा होगा, है ना, एंड सो ऑन। हमारे पास लॉन्ग भी होता है, फ्लोट भी होता है, डबल भी होता है ना, शॉर्ट भी होता है, तो आप कोई सा भी लो, बट जो भी डाटा आप अरेंज कर रहे हो, जो भी डाटा आप उसमें स्टोर कर रहे हो वो आपका सेम मैनर का होना चाहिए, सेम डाटा टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंट टाइप एरे में डिक्लेयर कर रहे हो तो सारे के सारे जो अंदर इसके अंदर आपके पास डाटा आ रहा है वो सारा सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई भी आप डाटा इसमें ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टोर कर लिया। अब अगर आपके पास करेक्टर डाटा, आप करेक्टर एरेस को डिक्लेयर कर रहे हो तो इसके अंदर जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हो वो सारा करेक्टर टाइप का होना चाहिए, जैसे कि ए हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया एंड सो ऑन। और अगर आप स्ट्रिंग डाटा टाइप ऐसा डिक्लेयर कर रहे हो एरे का तो इसके अंदर सब सेम होना चाहिए, एबीसी हो गया, कैब हो गया, है ना, बैट हो गया, कैट हो गया। ठीक है, तो देखो आप अगर जितने भी डाटा टाइप मैंने स्टोर किया वो सारा सिमिलर नेचर का है। सिमिलर डाटा टाइप ही एरे को एरे बनाता है, द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। मतलब कोई भी डाटा अगर आप देख रहे हो कि मान लो मेरे पास एक एरे स्टोर किया और इसमें आप चाहो कि पहला वाला हमारे पास इंटीजर हो जाए, दूसरा वाला कैरेक्टर हो जाए, है ना, तीसरा वाला स्ट्रिंग हो जाए, चौथा वाला फिर डबल डाटा टाइप हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें सिमिलर डाटा टाइप का उसने रोल ही नहीं प्ले किया। और अगर सिमिलर डाटा टाइप का रोल प्ले नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एरे नहीं है, वो एरे नहीं है। तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो अब हम लोग ने बात क्या करी, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। तो ये हो गया बेटा हमारे पास एरेस। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अब एरे के कंसेप्ट में बात करते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कि एरे को सबसे पहले हम लोग बेटा डिक्लेयर कैसे करते हैं या इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर अ एरे एंड इनिशियलाइज इट। तो देखो बेटा, अगर हम लोग एरेज पे के टाइप के बात करेंगे, एरेज के टाइप के बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल एरे, एक होता है वन डायमेंशनल एरे एंड दूसरा होता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, एक होता है हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे जिसको हम लोग 1D एरे के नाम से भी जानते हैं, 1D एरे के नाम से भी जाते हैं, और मल्टी डायमेंशनल एरे में जिसमें एक डायमेंशन से ज्यादा हो, जैसे कि 2D एरे हो गया, 3D एरे हो गया, है ना। ठीक है, तो 1D एरे का मतलब वन डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल का मतलब 2D एरे। तो आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि 1D एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे, और इसको डिक्लेयर करते हैं। तो वन डायमेंशनल कभी भी एरे का आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले जो सिंटैक्स है वो है आपके पास डाटा टाइप लेना चाहिए, वेरिएबल लेना चाहिए, और एरे को बनाने के लिए, वेरिएबल को, किसी भी रेफरेंस को एरे बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। याद रखना कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे कंप्यूटर समझ जाएगा, जावा समझ जाएगा कि आप एरेस की बात कर रहे हो। तो डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट एज एन एरे, फिर आता है न्यू ऑपरेटर, देन आपको लिखना है डाटा टाइप, और जो भी इसके अंदर आप साइज लिखोगे, जो भी इसके अंदर आप साइज लिखोगे उतने साइज की जावा कंप्यूटर आपके पास स्पेस एलोकेट कर देगा, आपके कंप्यूटर के मेमोरी में वो स्पेस बना देगा कि आपको इतना मैं स्पेस दे रहा हूं कि आपका डाटा यहां पर स्टोर हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहां पर मैंने दे दिया 5। जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे, अच्छा ये हमारे पास डाटा टाइप है, इसको हम लोग रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया एरे का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देन इसके बाद ये हमारे पास न्यू ऑपरेटर है, ये कीवर्ड है,
इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी, इट इज यूज्ड टू एलोकेट द स्पेस इन द मेमोरी, है ना। कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्पेस ऐड करने का काम करता है न्यू ऑपरेटर, और फिर जो भी इसके अंदर हम लोग लिख देंगे वो मेरा साइज हो जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने यहां पर 5 लिखा है, तो ये 5 स्टोरेज का डाटा मेरे पास ऐसा क्रिएट कर देगा 4 एंड एक 5। अब इसके अंदर आप जो भी डाटा को इनपुट करेंगे वो मेरे पास एरेज में स्टोर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने मान लो 10 डाल दिया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया एंड 50 हो गया। अब देखो ना, अब ये जो पूरा का डाटा स्टोर्ड है वो सिंपली किस वेरिएबल में स्टोर्ड है? ये ए वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो ए हमारे पास एज अ एरे बन गया है, और वो हमारे पास क्या हो गया है? 5 तरीके के डाटा इसने स्टोर कर लिया है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको इंटीजर में स्टोर करते हैं तो हमको कितने डाटा लगते हैं? 5 वेरिएबल लगते हैं, क्योंकि एक में बेटा हमको 10 करना होता है, एक में 20 करना होता है, एक में 30, 40 एंड 50। तो यही काम होता है, यही एडवांटेज होता है एरे का, है ना, कि आपकी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो स्पेस है वो आपको इसको बचाता है। ठीक है, अब ये जितना भी डाटा है वो हमारे पास किस एरे में आ गया? इस ए एरे में आ गया। ठीक है, अब इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने जैसे ही इंट एरे ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट यहां पर 5 एलोकेट कर दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा? अपनी मेमोरी में एज अ 5 स्पेस क्रिएट कर देगा एंड 5, और जो भी डाटा इसके अंदर मैं इनपुट करूंगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया, और ये एरे स्टोर किस वेरिएबल में है? ए वेरिएबल में है। ठीक है, अब सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है इसकी इंडेक्सिंग समझना। जहां से भी डाटा स्टार्ट होता है, जहां से भी मेरे पास एरे का स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो इंडेक्स 0 की होगी। मतलब एरे में इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 0 से। इसके बाद वाला क्या होगा? 1। इसके बाद वाला क्या होगा? 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो मतलब जो भी सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है, जो भी सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है वो हमेशा मेरा साइज -1 होगा। वो हमेशा क्या होगा? साइज -1 होगा। ठीक है, तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंडेक्स चलते कहां तक है? मेरे साइज -1 तक चलते हैं, साइज से कम चलते हैं। नॉर्मल सी बात है कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा तो भाई साइज से कम ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो एरेज होते हैं वो याद रखना बेटा, दे आर म्यूटेबल, दे आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है इट्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि मेरे एरे और स्ट्रिंग में यही फर्क है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल बट एरेज आर म्यूटेबल। एरेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटा अगर मान लो मैंने यहां पर ए में लिख दिया 0, अच्छा इसके अंदर आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो एज अ इंडेक्स ट्रीट होता है, और उस इंडेक्स पे मेरे पास जो भी डाटा आ जाएगा, उस इंडेक्स में मेरे पास जो भी डाटा आ जाएगा, जो भी प्रेजेंट होगा उसका डाटा आ जाएगा। जैसे कि 0 पे कौन सा डाटा प्रेजेंट है? 10, तो इसके अंदर 10 आ गया। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा a ऑफ 1, अब a ऑफ 1 के अंदर कौन सा डाटा प्रेजेंट है? 20, तो ये आ गया 20। ऐसे ही a ऑफ 2 के अंदर बताओ 30 आ गया। ऐसे ही a ऑफ 3 के अंदर क्या होगा? 40 आ गया। ऐसे ही a ऑफ 4 के अंदर क्या हो गया? 50 आ गया। करेक्ट है। तो अब जो भी इंडेक्स लिखोगे एरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो एज अ इंडेक्स ट्रीट होता है, और इंडेक्स के अंदर जो भी मेरे पास डाटा होगा वो एज अ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मेरा मन था कि एरे ऑफ 2 में मुझे 30 वैल्यू ना डाल के मुझे 3 वैल्यू डालना है, तो आप सिंपली क्या लिखो? आप a ऑफ 2 को इज इक्वल टू 3 कर लो। इससे क्या होगा कि एरे ऑफ a में जो भी 2 का इंडेक्स होगा उसके अंदर अब वैल्यू ओवरराइट होके अभी 30 है, बट मैंने कमांड में क्या लिख दिया बेटा? मैंने 3 लिख दिया। तो ये क्या करेगा? ये 30 को रिप्लेस करके अब कितना लिख देगा इसके अंदर? 3। इसका मतलब होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप चेंज कर सकते हो उसके इंडेक्स की वैल्यूज। तो आपने देखो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दी, पहले 30 था, अब मैंने 3 डाल दिया, तो वहां पर मेरा ओवरराइड होकर 3 बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या समझा कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर के लिए इंट a इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू, एक मिनट, इंट ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसके अंदर जो भी हम लोग साइज देंगे वो एज अ साइज ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके इंसर्ट करते ही हमारे पास 5 की स्टोरेज एरे में क्रिएट हो जाएगी। अब ये तो चलो हमारे पास डिक्लेयर का हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि इनपुट कैसे करते हैं, हम लोग डाटा को इनपुट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनपुट करने के बेटा हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक है हमारे पास यूजर इनपुट मेथड। तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड समझते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि आप जैसे ही जो भी आपने डाटा टाइप लिखा, ए लिखा, आपने एरे डिक्लेयर किया और सिंगल डायमेंशनल में इनपुट करने के लिए आप करली ब्रैकेट का यूज करोगे और इसके अंदर अपनी वैल्यूज डालते जाओगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और ऑटोमेटिकली वो ऐसा आपके ये लगाते ही वो समझ लेगा कि ये एक एरे है। तो इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4 समझ लेगा, और ये इसको अपने डाटा में इस तरीके से बना देगा। सबसे पहले 10, 20, 30, 40 एंड 50 हो गया आपका डायरेक्ट इनपुट, ठीक है। बस इतना ही आपको करना था, ये हो गया आपका डाटा। अब ये सिमिलर चीज अगर आपको कैर में करनी होती तो कैर के लिए हमको पता है सिंगल कोट्स का काम होता है। तो A, B, C, D एंड E हो गया। तो ये क्या करेगा, ये कैर वैल्यूज को इनपुट करा देगा, A, B, C, D एंड E। अब यही चीज आपको अगर स्ट्रिंग में चाहिए होती है एज अ डायरेक्ट इनपुट में, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग को डाटा टाइप कौन सा डिक्लेयर करना पड़ता है, स्ट्रिंग A इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर लिखते हैं आप कैट, बैट, बट याद रखना स्ट्रिंग में डबल कोट्स का यूज होता है, तो डबल कोट्स में लिख दिया, डॉग एंड सो ऑन। इसको बंद कर दिया हम लोगों ने, लास्ट में इसको हम लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है, और सबको टर्मिनेट कर देना आप। तो ये क्या करेगा, 1, 2 एंड 3 की कैट कर देगा, कैट, बैट एंड डॉग, है ना। इस तरीके से आपका डाटा स्टोर कर दिया। तो जिस बिट डाटा टाइप को आपको स्टोर करना होता है उसका आप डाटा टाइप मेंशन करो और उस तरीके का डाटा आप डिक्लेयर कर दो। बस ये बात याद रखना कि कैर को स्टोर करने के लिए सिंगल कोट्स का यूज करते हैं हम लोग, सिंगल कोट्स का यूज करते हैं, और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम लोग डबल कोट्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाटा अपना डिक्लेयर करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट इनपुट आपने समझ लिया। अब समझते हैं बेटा हम लोग यूजर इनपुट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजर इनपुट, ठीक है। तो यूजर इनपुट में क्या समझना, सबसे पहले यूजर इनपुट में सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है और ईच इंडेक्स की हमको वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है। ईच इंडेक्स पे डाटा की हमको वैल्यू को इनपुट करना पड़ता है। अच्छा, डिक्लेयर मैंने समझा दिया, हाँ, डिक्लेयर आपने कर दिया, ए इज इक्वल्स टू ए एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट। यहां पर मान लो मेरे पास 10 एलिमेंट मुझको इनपुट करना था, जैसे कि उसने मान लो बोला है प्रोग्राम में कि इनपुट द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब मार्क्स कैसा है, मार्क्स एक इंटीजर वैल्यू है, तो 10 मार्क्स को इनपुट करने के लिए हम लोग इंटीजर वैल्यू ले लिए। अब जैसे ही हमने डिक्लेयर कर दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने स्टोरेज में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे एरे को खाली कर देगा। अब हर एक इंडेक्स को हमको भरना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। 10 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। अब अगर देखोगे तो 0 a ऑफ 0 चाहिए हमको, ऐसे a ऑफ 1 a ऑफ 2 a ऑफ 3, ऐसे लास्ट में क्या चाहिए, a ऑफ 9 वाले में भी भरना पड़ेगा, है ना। हर एक इंडेक्स की वैल्यू हमको देनी पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक फॉर लूप चलाओ। कहां से चलाओ, 0 से। अच्छा, हमको कहां तक जाना है, साइज -1। मैंने समझाया आपको कि यहां पे जो आप लिखते हो वो साइज लिखते हो, और जब अरेज में लिखोगे तो ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स कब आएगा, ये हो गया साइज -1, 10 -1 9, और देखो यहां पर 9 ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। अब यहां पर आप अपना मैसेज डालोगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द एरे एलिमेंट्स, ठीक है। आपने एक मैसेज डाल दिया और सिंपली यहां पर आप इनपुट करा लो, a ऑफ i
इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा मेथड है ये आपका इनपुट का मेथड है, इनपुट। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों चीजें समझ ली कि हम लोग डायरेक्ट इनपुट कैसे करते हैं, ये हमारा डायरेक्ट इनपुट है, और हमारा यूजर इनपुट कैसा होता है। जब डायरेक्ट मेथड जब भी हमको डायरेक्ट इनपुट करना होगा तो हम ये वाली लाइन नहीं चलाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इनपुट कर देंगे। और जब भी हम लोग को यूजर से इनपुट करना होगा तो हमेशा सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे एंड देन उसके बाद इनपुट कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही हमारे पास। और एक लास्ट चीज है कि जब भी अगर आपको प्रिंट करना होगा, किसी भी सिंगल डायमेंशनल एरे को आपको प्रिंट करना होता है, तो सेम तरीका है। फॉर कहां से चला रहे हो, सबसे पहले वाले 0 इंडेक्स है, कहां तक, साइज -1 मतलब कि 10 हो गया, एंड i प्लस प्लस। अब अगर आपको सारे जो भी प्रिंट कर रहे हो सिंगल लाइन में चाहिए, तो सिंगल लाइन में चाहिए तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट सिर्फ और सिर्फ प्रिंट, और यहां पर आप क्या कर दो, a ऑफ i को प्रिंट कर दो। ये आपका सारा का सारा डाटा सिंगल लाइन में प्रिंट कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो डाटा है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो सिंपल सा क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके पीछे आपको बस ln लिख देना है, a ऑफ i। ये क्या करेगा आपका, ये आपका अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपका कंसेप्ट, आपको पूरा एरे समझ में आया होगा। ठीक है ना, एरेज हम लोगों ने सारी चीजें समझी आज। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीजें समझी कि डाटा स्ट्रक्चर, स्टोरिंग डाटा, ठीक है, एरे लीनियर एंड नॉन लीनियर, देन डाटा को कैसे स्टोर करते हैं हम लोग, एरे होता क्या है, इसके टाइप क्या है। आज बेटा, आज की वीडियो में हम लोगों ने सिंगल डायमेंशनल एरे कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी डायमेंशनल को समझेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैंने इनपुट एंड आपको प्रिंट कराना सिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर प्रोग्रामिंग समझेंगे कि इसके फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और इस पर वर्किंग कैसे करी जाती है। ठीक है, बस ये याद रखना कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जो भी लास्ट इंडेक्स होता है वो साइज -1 होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। ठीक है, और कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू।